इसके पहले पराचरण दाब के लिए समीकरण 3 कर लिया था। समीकरण 3 यही मैं लिखा था, पाई इक्वल टू सी आर टी। यह समीकरण 3 मैं लिख दिया था उस 32वें नंबर वीडियो में और इंग्लिश मीडियम के 31वें नंबर में। इसके बाद यहाँ पर मैं लिख दिया था कि पाई क्या है, पराचरण दाब है। आर का मान मैंने लिख दिया था, यह आर का मान 0.0821 ATM। याद रखना, जब यूट्यूब से कनेक्ट होकर के ये क्लास देखोगे समझ में आएगा, क्योंकि अब यह ऐप पर जा रहा है, लेकिन मैं उसी से क्लास को कनेक्ट कर दिया हूँ। ATM लीटर पर केल्विन पर मोल। यही आर का मान मैं लिखा था 0.083 बार DMQ पर केल्विन पर मोल। और यही आर का मान SI में लिखा था 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और यहीं पर क्लास मैंने हिंदी छोड़ा है, 32 नंबर वीडियो हिंदी मीडियम के लिए। अब इसके बाद जान लो, ये C क्या है, सांद्रता है। R क्या है, विलयन स्थिरांक है। T क्या है, टेम्परेचर है, ताप है। जहां C क्या है, तो विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता। जिसको हम मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलरता, मोल प्रति लीटर। आर तो विलयन स्थिरांक मैं ऊपर लिख दिया हूं, ये विलयन स्थिरांक का मान दिया हुआ है। ये सब विलयन स्थिरांक अथवा ये गैस स्थिरांक भी कहा जाता है, जो कि 11 हमने इसे गैस स्थिरांक पढ़ाया हूं। गैस स्थिरांक का ये मान है। अब चलें टी जो है वो परम ताप है। क्या है, परम ताप। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, केल्विन ताप, केल्विन की ताप को परम ताप कहा जाता है। और केल्विन का मान हम निकालते हैं तो K बराबर डिग्री C प्लस 273। एग्जैक्ट वैल्यू तो इतना होती है, K इक्वल टू डिग्री C प्लस 273.15। लेकिन जो मैथ हम बनाता है इसी से, डिग्री C प्लस 273 से मैथ बनाता है। अब हम आगे चलें, इस थ्योरी को आगे हम बढ़ाते हैं। हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, देखो हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि सांद्रता, जिसको मोलरता कहते हैं, ये बराबर होती है विलेय के मोलों की संख्या बाई विलयन के आयतन लीटर में।
समता को हमने सी कहा है, सी बराबर एन बटा भी, जहां एन विलेय के मोलों की संख्या है और भी विलयन की आयतन लीटर में। ये बात ध्यान रखना है न्यूमेरिकल बनाते समय कि जब परासरण दाब से संबंधित क्वेश्चन हो तो यदि लीटर दिया हुआ है भी का मान तब तो ठीक है, और यदि वो लीटर नहीं दिया हुआ है, एमएल में दिया हुआ है, मिलीलीटर दिया हुआ है, तो उसे 1000 से भाग दे करके और उसे लीटर में बदल देना। ये बात बाबा को याद रखना, क्योंकि इस थ्योरी में जो भी आएगा वो भी हमेशा किस में होगा, लीटर में होगा। ये बात ध्यान रखना। तो अब चलते हैं समीकरण 3 से। समीकरण 3 से क्या होगा, पाई बराबर एन बटा भी गुना आर गुना टी। ये समीकरण 4 होगा। ये क्या होगा, समीकरण 4 होगा। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो पाई भी बराबर एन आर टी। क्या होगा, एन आर टी। समीकरण 5। याद करो जब मैं 11 पढ़ा रहा था बालों, तो एक समीकरण पढ़ाया था, पी भी इक्वल टू एन आर टी पढ़ाया था। ऐसे आदर्श गैस समीकरण कहा था, क्या कहा था, आदर्श गैस समीकरण। तो पी भी बराबर एन आर टी यदि है कि नहीं, केवल परासरण दाब का संकेत पाई होता है, तो पाई भी बराबर एन आर टी हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए जिसको हमने आदर्श गैस समीकरण कहा है, तो इसे आदर्श विलयन समीकरण कहा जाएगा। क्या कहते हैं, समीकरण 5 को आदर्श विलयन की समीकरण कहा जाता है। क्या कहेंगे, समीकरण 5 को आदर्श विलयन के समीकरण कहा जाता है। अब चलें समीकरण 5 से। समीकरण 5 से समीकरण 5 से हम लिख सकते हैं कि पाई बराबर एन बटा भी गुना आर गुना टी। ये समीकरण ऊपर लिखा हुआ है, यही समीकरण है। पाई भी बराबर एन आर टी कहो या पाई बराबर एन बटा भी गुने आर गुना टी कहो। अब देखो ये एन जो है वो मोलों की संख्या होती है। तो चलें फिर हम लिखते हैं कि हम जानते हैं कि समीकरण 5 का समीकरण 4 कहो, 4 भी वही है, 5 भी वही है। समीकरण 4 से है ना। तो समीकरण 4 से हम देखते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या बराबर
विलेय के द्रव्यमान ग्राम में बाई विलेय के मोलर द्रव्यमान, विलेय के मोलर द्रव्यमान। तो विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल n कहते हैं। विलेय का W2 या बाई विलेय का मोलर द्रव्यमान M2, मतलब कि जहां W2 क्या है, विलेय के द्रव्यमान ग्राम में, और M2 क्या है, विलेय के मोलर द्रव्यमान। तो बालक समीकरण 4 से हम लोग पाई बराबर हम लिख सकते हैं n का मान W2 बटा M2, W2 बाई M2 गुना R गुना T बाई V। ऐसे हम लिख सकते हैं कि पाई इक्वल टू W2 गुना R गुना T बाई ये भी 1 बटा भी आकर के M2 गुना भी। समीकरण ये तुम्हारा 6 हो जाएगा। और समीकरण 6 से विलयन के तनु विलयन के पारसरण दाब की गणना की जा सकती है। लिखेंगे समीकरण 6 की सहायता से तनु विलयन की पारसरण दाब की गणना की जा सकती है। अब चलें समीकरण 6 से। समीकरण 6 से समीकरण 6 से यहाँ है, इससे हम चल रहे हैं। चले M2 को यहां ले जाएंगे। M2 बराबर W2 गुना R गुना T बाई, ये M2 यहाँ आ गया है बाबा, M2 यहाँ आ गया तो पाई यहाँ आएगा ना, पाई गुना भी। समीकरण 7। समीकरण 7 बोलो, ये M2 क्या है, क्या है, ये विलेय के मोलर द्रव्यमान है। तो समीकरण 7 की सहायता से विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना की जा सकती है। समीकरण 7 की सहायता से विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना की जा सकती है। अब चलें कुछ बात को हम जाने। हमारा होगा कि 3 तरह के विलयन की बात करेंगे हम। एक को कहते हैं समपारस्परी विलयन, जिसको अंग्रेजी में आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा अति पारस्परी विलयन, जिसको अंग्रेजी में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और तीसरा
अर्ध पराशरी विलयन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ये 3 सॉल्यूशन के बारे में हम जाने। याद रखना तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए यही क्वेश्चन करता है बाबा कि परासरण दाब की सहायता से विलेय के मोलर द्रव्यमान गणना कैसे की जा सकती है, इसका गणितीय स्थापन करें तो आपको ये विलेय के मोलर द्रव्यमान निकाल करके यहीं पर आकर के समीकरण 60 पर इस थ्योरी को इंड करना होगा। याद रखना क्या कहेगा कि परासरण दाब की सहायता से विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करें तो आपको यहाँ पर थ्योरी ला करके इनटू का मान निकाल करके देने होंगे। हम 3 विलयन की चर्चा करेंगे। निम्न पर नोट लिखें, निम्न पर नोट लिखें। ये होगी पहला सम पराशरी विलयन, सम पराशरी विलयन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बी अति पराशरी विलयन, अति पराशरी विलयन जिसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और सी होगा अर्ध पराशरी विलयन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसे निम्न पराशरी अथवा एक और हिंदी लिखा जाता है निम्न पराशरी विलयन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न पराशरी विलयन, लेकिन अंग्रेजी वही होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पर सम माने बराबर अब पराशरी माने कि परासरण दाब। क्या कहता है कि नियत ताप पर, ताप को नियत रखो, नियत ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब के मान समान होते हैं क्या कहलाते हैं? सम पराशरी विलयन कहा जाते हैं। तो चले हम सम पराशरी विलयन को डील करें। क्या कहता है कि नियत ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं क्या कहलाते हैं? सम पराशरी विलयन कहलाते हैं। नियत ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब, नियत ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं सम पराशरी विलयन कहलाते हैं। सम पराशरी विलयन जो कि ऐसे लिख देता है बाबा, अंग्रेजी लिखकर के पूछ देता है कि आइसोटोनिक। अब देख रहे क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी आइसोटोनिक लिखा हुआ है। आइसोटोनिक विलयन कहलाते हैं, समपराशरी विलयन कहलाते हैं। मतलब कि आइसोटोनिक
आइसो माने बराबर, टॉनिक माने कि ये कहने का मतलब कि जिनके परासरण दाब समान हो, नियत ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? समपरासरी विलयन कहा जाता है। जैसे यदि दो विलयनों के परासरण दाब पाई 1 तथा पाई 2 हो तो ये समपरासरी होते हैं। तो पाई 1 बराबर पाई 2, यदि पाई 1 बराबर पाई 2 हो तो इन विलयन को क्या कहा जाएगा? समपरासरी कहा जाएगा। अब देखो पाई का मैंने फॉर्मूला लिखा है W गुने R गुने W2 गुने R गुने T बटा M2 गुना V लिखा है। तो यदि हम यहाँ पाई 1 करते हैं तो इसे हम W1 कह दिए, इसे हम M1 कह दिए, आयतन को V1 कह दिए, लेकिन R और T R1 T1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो परिभाषा देखो क्या कहता है, नियत ताप पर। तो ताप जब नियत हो गया तो T में कोई परिवर्तन नहीं होगी। आर को क्या कहते हैं? विलयन स्थिरांक। इसका मान तो निश्चित है, इसलिए ये चेंज होने वाला नहीं है। और पाई 2 बराबर हम क्या लिखेंगे? तो W2 गुना R गुना T बटा M2 गुना V2। 3 गो परिवर्तनशील है बाबा। कौन कौन? तो तुम्हारा W2 चेंज हो जाएगा, M2 चेंज हो जाएगा, आयतन चेंज हो जाएगा, लेकिन R T रिमेन्स कांस्टेंट। ये बदलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ परिभाषा सीधे कहता है नियत ताप पर। तो पाई 1 बराबर पाई 2 लिखते हो तो बोलो हम लिख सकते हैं। देखो W1 क्या है? तो जो विलयन का परासरण पाई 1 है उसमें विलेय की मात्रा है, उसका मोलर द्रव्यमान है। V1 क्या है? तो इसके लिए आयतन है पाई 2, W2 है उसका विलेय का द्रव्यमान, M2 जो है विलेय का मोलर द्रव्यमान है, R है, T है, ये V2 उस विलयन का आयतन है। अब पाई 1 बराबर पाई 2 हो तो हम लिख सकते हैं कि नहीं? हम क्या लिखेंगे कि जब पाई 1 पाई 2 है, पाई 1 बराबर पाई 2, तो ये हुआ W1 गुना R गुना T बाई M1 गुना V बराबर W2 गुना R गुना T बाई M2 गुना V2। चल बाबा, R से T और ये दोनों कट जाएगा। RT कौन है दोनों में? तब हो जाएगा W1 बाई M1 गुने V1 बराबर W2 बटा M2 गुना V2। इस पर चाहो तो समपरासरी विलयन का न्यूमेरिकल तुम बना सकते हो। मानो कि ये यूरिया का है, यूरिया का 10 ग्राम 10 ग्राम हो जाएगा। यूरिया का 60 होता है, क्योंकि यूरिया का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? फॉर्मूला क्या होती है? NH2CONH2। तो बोलो 14 2 16 16 2 32 32 12 44 16 60। मानो कि यूरिया वाला विलयन है, ये चीनी वाला विलयन है। तो चीनी वाला विलयन में इसका C12 H22 O11, बोलो कि 342 हो जाएगा कि नहीं? यहाँ 342 रखा जाएगा, यहाँ पर क्या रखा जाएगा? 60 लिखा जाएगा। इसका जो ग्राम होगा वो ग्राम रखा जाएगा, इसका जो ग्राम होगा रखा जाएगा, इसका जो आयतन होगा यहाँ रखा जाएगा, इसका आयतन ये रखा जाएगा। ये हो गया। अब इसमें क्या होता है? ये सब पूछ करके लास्ट में या तो इसका मोलर द्रव्यमान पूछ देगा या तो आयतन पूछ देगा। वो तो क्वेश्चन के ऊपर है। जब वो समपरासरी लिखेगा तो इस तरह की बात को लिखेगा।
अब चलें अति परासरी विलयन। अति परासरी विलयन याद रखना, समपरासरी विलयन बहुत इंपॉर्टेंट है। बी नंबर अति परासरी विलयन। अति परासरी विलयन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब देखो अति परासरी विलयन क्या कहता है कि नियत ताप पर दो विलयनों में से जिस विलयन के परासरण दाब अधिक होते हैं उसे क्या कहा जाता है? अति परासरी विलयन कहा जाता है। क्या कहता है कि नियत ताप पर दो विलयनों में से जिस विलयन के परासरण दाब अधिक होते हैं उसे क्या कहा जाता है? अति परासरी विलयन कहा जाता है। नियत ताप पर दो विलयनों में से जिस विलयन के परासरण दाब अधिक होते हैं उसे अति परासरी विलयन कहा जाता है। और सी नंबर अर्ध परासरी विलयन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहता है कि नियत ताप पर दो विलयनों में से जिस विलयन के परासरण दाब कम होते हैं उसे क्या कहा जाता है? अर्ध परासरी विलयन। At constant temperature in two solutions, one have lower osmotic pressure than other, known as hypotonic solution। नियत ताप पर दो विलयनों में से जिस विलयन के परासरण दाब कम होते हैं उसे क्या कहा जाता है? अर्ध परासरी विलयन कहा जाता है। नियत ताप पर दो विलयनों में से जिस विलयन के परासरण दाब कम होते हैं उसे अर्ध परासरी विलयन कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना है, जब बराबर हो समपरासरी, जिसका अधिक हो अति परासरी और जिसका कम हो अर्ध परासरी कहा जाता है। हम सिंपल से पाई 1 इक्वल टू पाई 2 माने दो विलयन का परासरण दाब यदि बराबर है तो वो समपरासरी होगा। अब पाई 1 मान लो कि पाई 2 से अधिक है तो पाई 1 अति परासरी होगा। यदि यही केस है
कि पाई 1 इक्वल टू पाई 2 मतलब कि समपरस्परी। यही कह दिया कि पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2, तो ये अति परस्परी होगा और ये अर्धा परस्परी होगा। मतलब कि दो विलयन में से जिसका परस्पर दाब अधिक हो वो अति परस्परी और जो कम हो वो अर्धा परस्परी होता है। ये तीनों को समझ लो। अब हम लोग पढ़ेंगे हेडलाइंस होगा। एक पर नोट लिख देता हूं, तो अब इसके बाद मैं एक हेडलाइंस स्टार नोट है, ये बात ध्यान रखना होगा। नोट्स क्या है समझ ले पहले। मान लो कि एक पात्र में जल रखा हुआ है। जल तो विलायक है। क्या है? विलायक है। इसमें क्या करता है कि यूरिया को भी घुला देता है, और इसमें क्या करता है कि चीनी को भी घुला देता है, इसमें क्या करता है कि ग्लूकोज को भी घुला देता है, और तब पूछ देता है कि इसका परस्पर दाब क्या होगा। तो हम क्या करते हैं कि जो चीज तो फिक्स है, देखो टी तो फिक्स है, आर फिक्स है, अभी फिक्स है, क्योंकि कहीं आयतन में सब है। तो इसके लिए परस्पर दाब का मान पाई 1 हम निकालते हैं, इसके लिए पाई 2 निकालते हैं, इसके लिए पाई 3 निकालते हैं। और तब पूछता है कि इस मिश्रण का, इस विलयन का परस्पर दाब क्या होगा। तो पाई 1 जोड़ पाई 2 जोड़ पाई 3 जितने दिले उतने जोड़ देना है। ये किस नियम पर है? हमारा डाल्टन के आंशिक दाब का नियम याद होगा, मैंने पढ़ाया था, ठीक उसी पर ये है। तो क्या करना है कि सबका परस्पर दाब अलग अलग निकाल लेना है। निकालने के लिए तुम्हारे न्यूमेरिकल्स में इसका आयतन देगा, तो आयतन देगा तो जो आयतन यूरिया को मिलेगा वो आयतन चीनी को मिलेगा, वो आयतन ग्लूकोज को मिलेगा। फिर इसके बाद टी, जो टेम्परेचर मान लो कि 27 डिग्री सी पर रखा हुआ है, तो ये टेम्परेचर इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। तब फिर तुम्हारा बदलेगा क्या? तो ये मान लो कि इसका W1 गर्म बनेगा, ये M1 हुआ, ये बदलेगा, इसका W2 होगा, ये M2 होगा, ये W3 होगा, ये M3 होगा। तो ये वैल्यू बदलेंगे, लेकिन ना तुम्हारा बदलेगा V, ना बदलेगा R, ना बदलेगा T। तो हम इसको मैथ रख करके बना करके पाई 1 जोड़ पाई 2 जोड़ पाई 3 सबको जोड़ देंगे। ये हमारा विलयन का परिणामी विलयन का परस्पर दाब होगा। तो इसके लिए मैं एक नोट लिख देता हूँ। यदि किसी विलयन में एक से अधिक भिन्न प्रकार के विलय उपस्थित हों और उनके परस्पर दाब क्रमशः पाई 1 पाई 2 पाई 3 हो, तो विलयन का कुल परस्पर दाब बराबर पाई 1 जोड़ पाई 2 जोड़ पाई 3 होगा। यदि विलयन में भिन्न प्रकार के विलय उपस्थित रहें एवं उनके परस्पर दाब क्रमशः पाई 1 पाई 2 पाई 3 डॉट 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 हो, तो विलयन की कुल परस्पर दाब इक्वल टू पाई 1 जोड़ पाई 2 जोड़ पाई 3 और डॉट डॉट डॉट। ये बात ध्यान रखना, सबके अलग अलग परस्पर दाब निकाल करके सबको जोड़ देंगे, वो मिश्रण का कुल परस्पर दाब हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे हेडलाइंस।
प्रतिलोम परासरण, विपरीत परासरण या उल्टी परासरण कहा जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। प्रतिलोम परासरण अथवा उल्टी परासरण अथवा विपरीत परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रतिलोम परासरण अथवा उल्टी परासरण अथवा विपरीत परासरण। ध्यान देना है, डायग्राम के जरिए पहले मैं समझा देता हूं और तब इसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। प्रतिलोम परासरण कहो या उल्टी परासरण कहो या विपरीत परासरण कहो, अंग्रेजी में रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। ध्यान देना, एक डायग्राम के जरिए मैं प्रतिलोम परासरण बताने जा रहा हूं। हाँ, जो 32वां क्लास देखा होगा वही इस बात को समझ सकता है। जो चाहेगा कि हम बिना 32 का लेक्चर देखे हुए इसको समझ लें, बाबू तुम्हारे बस की बात नहीं है। कि मैं रेगुलर ऑर्डर में पढ़ाया हूं और मेरे क्लास को समझने के लिए तुम्हें रेगुलर ऑर्डर में पढ़ना होगा। ये ध्यान रखना, बात कर सोचोगे कि इसको समझ लें तो ये समझ में नहीं आएगा। 32वां क्लास देखोगे ये सीधे सीधे समझ में आ जाएगा कि सर क्या कह रहे हैं। तुम जानोगे, तुम्हारा काम जानेगा केवल, क्योंकि ये क्लास तो ऐप पर जाएगा और 32 नंबर से में कनेक्ट होना होगा किसमें, ये SPA में यहाँ लगा दिया SPM को अर्ध परगम्य झिल्ली कहते हैं। अर्ध परगम्य झिल्ली, ध्यान रखना। आधा क्लास 32 नंबर वीडियो है, इसको देखोगे ये क्लियर कट समझ में आ जाएगा। इधर हुआ शुद्ध विलायक, इधर हुआ विलयन। मान के चलो कि ये जल है, शुद्ध विलायक है, ये विलयन है तो जल अब प्लस मैंने नमक मिला दिया, ये विलयन है। ध्यान देना बढ़िया से। ये विलयन पर हम बाह्य दाब लगाते हैं। इस दाब को हम परासरण दाब पाई कहते हैं। यह पाई का काम क्या है कि जो शुद्ध विलायक से विलायक के अणु अर्ध परगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं, वो शुद्ध विलायक के अणु यहीं आकर के रुक जाए। मतलब कि ये अणु आकर के यही रुक जाए, इसके लिए विलयन पर जो बाह्य दाब आरोपित किया जाता है उस दाब को क्या कहते हैं, परासरण दाब पाई कहते हैं। ध्यान देना बढ़िया से। तो यदि ये दाब पाई लगा दिया तो ये जल के अणु जो इसको पार करके जाते हैं, इधर कहाँ जाते हैं, तो शुद्ध विलायक से इधर प्रवाहित होते हैं विलयन की ओर। और जैसे ही हम ये दाब लगा देते हैं तो ये आकर के कहाँ रुक जाते हैं, तो ये इसको पार न करके ये यहीं पर रुक जाते हैं। इसके लिए जो बाह्य दाब लगाया जाता है उस बाह्य दाब को परासरण दाब कहते हैं। ध्यान देना बढ़िया से। शुद्ध विलायक से विलायक अणुओं को
अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर स्वतः प्रवाह को पारासरण कहा जाता है। ये पारासरण ये क्रिया हमारा होती है, जिसको ठीक 32वां क्लास में मैं बहुत खास पढ़ाया हूँ। अब इसके बाद इस पारासरण दाब से भी अधिक दाब लगा दिया जाए तब क्या होगा, बोलो तो। अभी यदि पारासरण दाब से भी अधिक दाब लगा देंगे तो क्या होगा, इधर से अब ये शुद्ध विलायक से नहीं, अब ये विलयन से विलायक के अणु, ये विलायक के अणु है, क्योंकि विलयन में दोनों हैं, विलायक के अणु है। ये अणु किससे पार होकर के जाते हैं, तो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक की ओर बहना प्रारंभ कर देते हैं। और शुद्ध विलायक की ओर बहना प्रारंभ करते हैं तो ये जो है हम यहाँ से हम क्या करते हैं, आउटलेट लगा करके चाहे तो हम यहाँ से शुद्ध पानी प्राप्त कर लेते हैं, पेयजल प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से पारासरण दाब से अधिक दाब प्रयोग किया जाए तो विलयन से विलायक के अनुवर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक को बहना प्रारंभ कर, क्योंकि यह प्रक्रिया सामान्य पारासरण से विपरीत होती है। क्यों विपरीत होती है, क्योंकि हमारा नियम है कि पारासरण में विलायक से शुद्ध विलायक से विलायक अणु विलयन को जाते हैं, जबकि इस प्रक्रिया से क्या होती है कि विलयन से विलायक के अणु किधर जाना शुरू कर देते हैं, शुद्ध विलायक को जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यह प्रक्रिया सामान्य पारासरण से विपरीत होती है। अतः इस पारासरण को क्या कहा जाता है, प्रतिलोम पारासरण कहा जाता है। हम क्या लिखेंगे कि जब शुद्ध विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन से अलग रखा जाए तो विलयन पर पारासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त किए जाएं तो विलयन से विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक की ओर बहना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि यह प्रक्रिया सामान्य पारासरण से विपरीत होती है। और इसे क्या कहा जाता है, प्रतिलोम पारासरण। फिर एक बार क्या कहेंगे कि जब विलयन पर पारासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त किए जाएं तो विलयन से विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक की ओर बहना प्रारंभ कर देते हैं, प्रवाहित होना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि यह प्रक्रिया सामान्य पारासरण से विपरीत होती है। अतः इसे प्रतिलोम पारासरण कहा जाता है। और देख लो, खाड़ी देश, समुद्री देश, जहां पर केवल नमकीन पानी है, बोलो पीने के लिए नमकीन पानी पियोगे, तो यही काम किया जाता है। यही बालक समुद्री जल है जो कि विलयन होते हैं। क्या है ये, समुद्री जल है। यही उल्टा पारासरण से इस जल के अणु को निकाल करके और यहाँ पेयजल प्राप्त किया जाता है। इसलिए खाड़ी देशों में समुद्री जल का विलवणीकरण क्या कहा जाता है, समुद्री जल के विलवणीकरण। विलवणीकरण जो है, बी माने हटा देना, विलवणीकरण, उस लवण को हटा देना, नमक को हटा देने के लिए जो पारासरण की जाती है, पारासरण की प्रक्रिया को प्रतिलोम पारासरण कहा जाता है। क्या देंगे एक बार फिर कि जब विलयन पर पारासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त किए जाएं तो विलयन से, क्योंकि ये तो केवल विलायक के अणु को पार होने देगा, तो विलयन से विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक की ओर बहना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि यह प्रक्रिया सामान्य पारासरण से विपरीत होती है। अतः इसे प्रतिलोम पारासरण कहा जाता है। और समुद्री देशों में समुद्री जल का विलवणीकरण, विलवणीकरण मतलब कि समुद्री जल से नमक को निकाल देना, क्योंकि इधर से जल इधर चला जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, नमक कैसे बचेगा। इसलिए समुद्री जल का विलवणीकरण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिसैलिनेशन ऑफ वाटर, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर।
समुद्री जल का विलवणीकरण जो किया जाता है वो प्रतिलोम परासरण से किया जाता है। फिर एक बार, जब विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त किए जाए, लगाए जाए, तो विलयन से विलायक के अणु अर्धपारगम्य में झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक को बहना प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि यह प्रक्रिया सामान्य परासरण से विपरीत होती है, अतः इसे प्रतिलोम परासरण कहा जाता है। और जिसे ये प्रतिलोम परासरण के द्वारा समुद्री जल के विलवणीकरण करके क्या प्राप्त किया जाता है? पेयजल प्राप्त किए जाते हैं। समुद्री जल के विलवणीकरण से पेयजल प्राप्त किए जाते हैं। और ये मैं आज क्लास यहीं पर एंड करता हूँ। याद रखना, ये क्लास मैं ऐप पर डालने जा रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना और इसको बढ़िया से ध्यान से देखना। 2 दिन ऐप पर रहेगा, इसके बाद ऐप से हटा दिया जाएगा। इसीलिए जितना वीडियो डाला जाएगा उसको एकदम जरा सी पहले यूट्यूब वाली बात को छोड़ दो, अब ऐप पर जल्दी से जल्दी काम करना है। ठीक है, आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं।